नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस बैठक में देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2019 के लिए पार्टी का मुख्य चुनावी नारा भी देंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, जिसमें देश भर से लगभग 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है और इस फैसले के साथ ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी राजस्थान पारी का अंत हो गया है। अब दिल्ली की सियासत करेंगी वसुंधरा राजे। मिशन 2019 के लिए मिली है नई जिम्मेदारी। बीजेपी को 2014 के करिश्मे का फिर भरोसा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही ये तय हो गया है कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान की जगह दिल्ली की सियासत करेंगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भरोसा है कि करीब 17 साल तक जिस तरह राजे ने राजस्थान की सियासत में बीजेपी का झंडा बुलंद रखा, 10 साल सत्ता में रही, वो अनुभव पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर काम आएगा और पार्टी एक बार फिर 2014 की तरह राजस्थान की हर सीट पर जीत हासिल कर सकेगी। नई जिम्मेदारी निभाने में वसुंधरा राजे किस कदर माहिर हैं और किस तरह वो 17 सालों से राजस्थान की सियासी पारी संभाल रही हैं, आइए बताते हैं आपको। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजे दिल्ली से राजस्थान आई। 14 नवंबर 2002 को वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। अगले 13 महीने राजे पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस सरकार को घेरती रही। राजे के नेतृत्व में 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। दिसंबर 2003 में राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी और 5 साल सरकार चलाई। 2008 में पार्टी की हार के बाद वसुंधरा राजे ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। 14 फरवरी 2013 को राजे ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। राजे एक बार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और अगले 5 साल सरकार चलाई। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर और राजे के जादू से बीजेपी हर सीट पर जीत गई, लेकिन पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे परंपरा नहीं बदल सकी और बीजेपी राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई। पार्टी की हार के बाद से ये लगने लगा कि वसुंधरा राजे भले राजस्थान की जंग हार गई हूँ, लेकिन दिल्ली की सियासत में उनके लिए जगह बनाई जा रही है और अब उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। जिस तरह राजे राजस्थान की सियासत में मजे हुए नेता की तरह संभालती रही, आपको बता दें कि 17 साल पहले वो दिल्ली की सियासत में भी उसी अंदाज में काम करती थी और एक तो नहीं पूरे 5 बार सांसद रही है। वसुंधरा राजे की कार्य क्षमता और विनम्रता का ही कमाल था कि 1998 से 1999 में अटल मंत्रिमंडल में राजे विदेश राज्य मंत्री बनाई गई थी और फिर अक्टूबर 1999 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार मिला था। तो दिल्ली की सियासत भी उनके लिए नई नहीं है। हालांकि अब की बार उनके दिल्ली पहुंचने पर सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि उनकी राजस्थान पारी का अंत हो गया है, लेकिन कौन जानता है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजे का करिश्मा चलेगा या नहीं, और कौन जानता है 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजे की कोई भूमिका होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली में आज रेणुका जी बांध परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी की अध्यक्षता में एमओयू हुए, जिसमें योजना से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। जी हां, करार हो गया है और साफ हो गया है
कि अब राजस्थान पानी के लिए नहीं रोएगा, क्योंकि अब रेणुकाजी बांध राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाएगा। राजस्थान में पानी पर मारामारी के बीच ये बड़ी खुशखबरी आई है। MOU पर मुहर के साथ ही अब प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। राजस्थान समेत हिस्सेदारी वाले सभी राज्यों की सहमति और पर्यावरण समेत अन्य सभी प्रकार की NOC मिलने के बाद शुक्रवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में करार को अमली जामा पहनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के CM अशोक गहलोत समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। एग्रीमेंट पे साइन करने की मीटिंग थी आज। हमारे इश्यूज पेंडिंग है, जिसके कारण से हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रहा है। लंबे अरसे से हम लोग मांग कर रहे हैं, हरियाणा से भी, तो मध्य प्रदेश के साथ में भी है, वो अलग से डील करेंगे हम लोग। पर आज जो साइन हुआ है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो माहौल बना है, सब मुख्यमंत्री साथ बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी इस बात को विचार करेंगे कि हम अगर हमारे हक का पानी जो है, राजस्थान का हक का पानी, वो कम से कम सुनिश्चित करे हरियाणा, वो पानी राजस्थान तक पहुंचे। केंद्र ने बांध के निर्माण में 90% खर्च देना स्वीकार कर लिया है। राज्यों को 10% खर्च ही देना पड़ेगा। अब जानिए आखिर क्या है रेणुकाजी बांध परियोजना। यमुना की सहायक नदी गिरी पर बनाया जाएगा बांध। 148 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा बांध। 4600 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। 48.9 करोड़ क्यूबिक मीटर होगी स्टीयरिंग कैपेसिटी। बांध से प्रतिदिन 525 गैलन पानी और 40 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। 2008 में शुरू हुई थी परियोजना। साफ है, इस परियोजना के पूरा होते ही राजस्थान में जल संकट से कुछ हद तक निजात मिलेगी, जिससे पीने के पानी और सिंचाई के पानी में बढ़ोतरी होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अखिलेश और मायावती एक बार फिर एक साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात। अखिलेश माया फिर आए साथ। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान। तो यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन तैयार हो रहा है। उपचुनाव में सुपरहिट रही अखिलेश माया की जोड़ी एक बार फिर तैयार है 2019 का सियासी पासा पलटने के लिए। सूत्रों के माने तो प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर मायावती और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शनिवार को सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। 2014 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बसपा सपा गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ी और दोनों ही सीटों पर गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सपा बसपा गठबंधन का फॉर्मूला लेकर ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी में गठबंधन के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देंगी। शनिवार को लखनऊ के होटल ताज में मायावती और अखिलेश यादव पीसी करके गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा बसपा के परखच्चे उड़ा दिए थे। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 5 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका संदेश 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दे चुकी है।
ये गठबंधन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी 25 साल बाद, 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके पहले गठबंधन के फार्मूले ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इस गठबंधन के फार्मूले में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक एक सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है, तो राहुल और सोनिया की सीटें भी छोड़ी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर संयुक्त प्रत्याशी अपना गठबंधन उतारेगा। यानी बीजेपी के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि आखिर गठबंधन के उस फार्मूले को कैसे हराए जो 42% के वोट शेयर तक पहुंच चुका है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरा पूर्वोत्तर अशांत है। सबसे ज्यादा असम और उसके बाद बाकी राज्य प्रदर्शन, बंद और आंदोलन से प्रभावित हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 को लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बवाल जारी है। रोजाना बंद और प्रदर्शन के बीच बिल को लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ त्रिपुरा के आंशिक इलाकों में इस बिल को लेकर अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है। बिल का सबसे ज्यादा विरोध असम में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बंद की स्थिति बनी हुई है। असम में अवैध शरणार्थियों को लेकर दो तरह के विचार है। अधिकतर मानते हैं कि अवैध शरणार्थी उनकी संस्कृति, भाषाई पहचान के लिए खतरा हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल असम के 8 जिलों में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ हैं, जबकि बंगाली बहुत बराक घाटी में लोगों ने धार्मिक आधार पर इस बिल का स्वागत किया है, वो भी इस उम्मीद से कि इससे एनआरसी को लेकर फायदा मिलेगा। असम में 70 से ज्यादा संगठन बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं। असम के अलावा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल के साथ त्रिपुरा के आंशिक इलाकों में इस विरोध को लेकर अलग अलग बातें हैं। मेघालय और नागालैंड को बिल से प्रदेश में बंगाली बहुलता का डर है और इस बिल पर पुनर्विचार चाहता है। मिजोरम को डर है कि बांग्लादेश के चकमा बौद्ध इस कानून का फायदा उठा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को तिब्बतियों को लाभ मिलने का डर सता रहा है। मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम से बाहरी लोगों का प्रवेश रोकना चाहता है। त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी आईपीएफ और विपक्षी आईएनपी दोनों विरोध में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और क्यों इसका विरोध है। इस बिल से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मुहैया कराने का प्रावधान है। ये बिल सिटीजन बिल 1955 में संशोधन कर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा। 1985 के असम समझौते में नागरिकता प्रदान करने के लिए कट ऑफ तिथि 24 मार्च 1971 थी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि असम के 6 जातीय समूहों को एसटी दर्जा देने के बाद इस नए कानून के खिलाफ माहौल बदलेगा। इन समूहों की असम की आबादी में 27% की हिस्सेदारी है और 124 में से 40 सीटों पर प्रभुत्व है। यही वजह है कि सहयोगी पार्टियों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इस बिल पर अड़िग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात करौली की उस खबर की जिसे देखकर आप बस इतना कह पाएंगे, महापापी है ये डकैत, बंद करो इसको जितना जल्दी हो सके। एक डकैत का महापाप, ड्राइवर के साथ महापाप। ड्राइवर को पहले जमकर पीटा, फिर ड्राइवर को पिलाया यूरिन। ये महापाप की वो गंदी तस्वीर है जो मोबाइल दर मोबाइल वायरल हो रही है और जिसे देखकर हर कोई कह रहा है महापाप की तस्वीर है ये। इस डकैत के बंदे को राम लखन गुर्जर को सबक सिखाओ। डकैत के कदमों में जान की भीख मांग रहा ये शख्स कौन है और इसकी पहचान क्या है,
ये तो पूरा नहीं बताएंगे हम आपको, बस इतना जान लीजिए पीड़ित शख्स करौली के ही एक गांव का रहने वाला है। पीड़ित शख्स एक ठेकेदार के यहाँ जेसीबी चलाता है। ठेकेदार से बदले के लिए डकैत राम लखन ने उसे पकड़ा था। ठेकेदार को धमकी देने के लिए पीड़ित की पिटाई की है। राम लखन ने ठेकेदार को केस वापस लेने की धमकी दी है। पीड़ित की पिटाई क्यों हुई और क्यों उसे डकैत राम लखन ने यूरिन पिलाया, ये कहानी तो जान ली आपने। आइए अब बताते हैं कौन है ये महापापी डकैत। डकैत राम लखन का करौली में आतंक है। अपहरण और वसूली को राम लखन ने पेशा बना रखा है। एक ठेकेदार के भाई को भी वसूली के लिए राम लखन ने पीटा था। राम लखन ने ठेकेदार के भाई से 15 लाख की मांग की थी। ठेकेदार और उसके भाइयों ने राम लखन के खिलाफ केस किया था। राम लखन इसी केस में राजीनामे के लिए दबाव बनाने में लगा है। दबाव बनाने के लिए ही राम लखन ने ठेकेदार के ड्राइवर को पीटा है और फिर पीड़ित ड्राइवर को यूरिन पिलाया। पिटाई के बाद ही ड्राइवर और उसके मालिक ने पुलिस केस दर्ज करा दिया था, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिनांक 7/1/2019 को अंसराम गुजर निवासी नयापुरा ने हमारे थाने पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक 6/1/2019 को शाम को 6:30 बजे मैं अपने गांव नयापुरा जा रहा था। तो भोजपुर से आगे जंगल में सड़क पर मुझे राम लखन और उसके भाई और उसके भतीजों ने घेर लिया और मेरे साथ में बेरहमी मारपीट की और मेरे साथ में पैसे छीन लिए और मोबाइल छीन लिया। इस तरह की उसने घटना और मेरे नाक में नथ डाल दी। इस तरह से उसने घटनाक्रम की एक रिपोर्ट तहरीर पेश की थी, जिसमें हमने 7 तारीख को ही जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त हुई तुरंत ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। अंसराम ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें कोई पैसा पिलाने वाली घटना का कोई जिक्र नहीं है और न ही उसने कोई इस तरह का कोई मामला दर्ज कराया है। ड्राइवर ने पिटाई की बात तो एफआईआर में लिखवाई थी, लेकिन शर्म के मारे उसने यूरिन पिलाने वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी। लेकिन अब वही तस्वीरें वायरल हो रही है और इसी के साथ डकैत राम लखन की बहसपंती। ऐसे में अगर पुलिस ने जल्द से जल्द डकैत राम लखन को गिरफ्तार नहीं किया तो करौली में उसके नाम का आतंक फैल जाएगा। करौली से धर्मेंद्र, न्यूज 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।